दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में और जो किसान की आय है उसको कैसे दुगना किया जा सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। मेक इन इंडिया यानी कि आज जो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो केमिकल द्वारा उगाए जा रहे हैं और हम बाहर विदेश में उसको नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक की बाहर बहुत डिमांड है, अपने देश में भी डिमांड है, बाहर के देश में भी डिमांड है। लेकिन हम केमिकल खेती जो कर रहे हैं या ये कह लेंगे जहर मुक्त खेती हम करना चाहते हैं, रेजिड्यू फ्री फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या इसको कह सकते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। कैसे किसान ज्यादा पैसा कमा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस केमिकल वाली खेती के क्या नुकसान हुए हैं, ऑर्गेनिक के क्या फायदे हैं, उस पर हम बात करेंगे। कैसे हम ऑर्गेनिक करेंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है कई सारी वीडियो के पार्ट में रहने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस प्रोग्राम की, और जब मैं इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करता हूँ तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, जय जवान जय किसान। क्योंकि हमारे जो आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री जी रहे हैं, उन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। क्योंकि सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये दोनों लोग अगर ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मैं उनको नमन करता हूँ किसानों को, क्योंकि आज जो हम खा पी रहे हैं जो भी कुछ है उन्हीं की वजह से है। हमारे अन्नदाता हैं जो ये सब उगा रहे हैं, और मैं इनको इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से नमन करता हूं देश के सभी किसानों को। चूंकि बात कर रहे हैं हम फार्मिंग पे, तो व्हाट इज नीडेड फॉर फार्मिंग, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमें फार्मिंग के लिए जरूरत किस चीज की है। तो सबसे पहली जरूरत है हमें सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की। दूसरा, हमारे पास लैंड जमीन होनी चाहिए। तीसरा, पानी होना चाहिए। और चौथा है लेबर। और पांचवा है बैक्टीरियाज जो हमारी खेती के अंदर होते हैं, हमारे जमीन के अंदर होते हैं। ये बैक्टीरिया की हेल्प से हम खेती करते हैं। अगर हम अपने देश के रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस में बात करता हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे पॉपुलेशन 30 करोड़ थी और फूड की शॉर्टेज, खाने की हमारे देश में शॉर्टेज थी। उसके बाद 1970 में हाइब्रिडाइजेशन का टाइम आया। हमारी जो जनसंख्या थी वो 50 करोड़ थी, और उस टाइम पे कोई भी शॉर्टेज हमारे खाने का नहीं था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का समय आ चुका था, हरित क्रांति का समय चल रहा था उस टाइम। तो कोई शॉर्टेज उस टाइम पे नहीं थी। जैसे हम 2000 सन जो है क्रॉस किया, आफ्टर 2000 के बाद हम बात करें अगर, तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड स्टिल हैव स्टॉक, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए। यानी कि हम जो गा रहे हैं वो बाहर भी भेज सकते हैं, और हमारे पास इतना स्टॉक है कि आने वाले 3 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना स्टॉक हमारे पास है। अगर लैंड कंपैरिजन करें, जमीन के हम देखें आजादी के बाद और आज की बात करें तो 1947 से 1990 तक बहुत कम पैदावार होती थी, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा था। उसी तरफ अगर हम ध्यान दें 2000 के बाद, सन 2000 के बाद, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, ह्यूज प्रोडक्शन विद स्मॉल लैंड एरिया। हमारा एरिया जमीन का कम हो गया है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है। अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1990 के आसपास जो हाइब्रिडेशन हुआ उसके क्या इफेक्ट आए? मैक्सिमम यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, यानी कि हाइब्रिड सीड का बहुत ज्यादा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे उनका बहुत ज्यादा यूज हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हुआ, केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज हुआ, और सॉइल पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज हुआ इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया ऑन टॉप, इंडिया पूरी दुनिया में टॉप पे है सॉइल पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के मामले में। तो ये 1990 की मैं हाइब्रिडेशन के इफेक्ट में आपको बता रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स दिए हैं। उन्होंने बताया कि ए नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल्स डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। अगर कोई देश, कोई राष्ट्र अपने यहाँ की मिट्टी खराब करता है तो उसकी मिट्टी उसको खराब कर देगी, उस देश को खराब कर देगी। नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स
सॉइल्स डेस्ट्रॉय इटसेल्फ। जो अपनी मिट्टी को देश खराब कर रहा है, जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को खराब कर रहा है, वो देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। इससे बहुत बड़ी बात हमें समझनी पड़ेगी कि केमिकल के द्वारा जो हम अपनी जमीन को खराब कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी को खराब कर रहे हैं, उसके आने वाले टाइम में क्या परिणाम हो सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको न्यूज़पेपर कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कीटनाशक दवाओं से किसानों में बढ़ रहा कैंसर, 3 महीने में गई 18 अन्नदाताओं की जान। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड इस तरह के हैं जो कि बैन हैं, लेकिन चोरी छिपे वो यूज किए जा रहे हैं और उनको इस्तेमाल करके किसान अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहा है और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। तो अगर हम बात करें, ये एक सर्वे हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, समरी डाटा शोइंग कंटामिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स कमोडिटीज इन इंडिया। 1965 से 1998 का ये डाटा दिया गया है कि अगर फूड आइटम हम व्हीट की बात करें, गेहूं जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे दिनचर्या में, तो इसके 1352 सैंपल्स एनालाइज्ड किए गए हैं और उसके अंदर 628 सैंपल कंटामिनेटेड पाए गए हैं। तो कंटामिनेशन की जो परसेंटेज है 46.4 है। राइस के अंदर यही 463 सैंपल एनालाइज किए गए, 405 कंटामिनेटेड निकले, यानी कि कंटामिनेशन का परसेंटेज 87.4 है। इसी तरह से सोरगम, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, हनी। अब आप हनी के अंदर देखें, 148 सैंपल लिए गए, 135 कंटामिनेटेड निकले, यानी कि 91.2% सबसे ज्यादा इसके अंदर है। जबकि हनी तो हम डेली कहीं ना किसी रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक में यूज करें, चाहे हम उसको पानी में डाल के पीने में यूज करें, चाहे मेडिसिन में यूज करें, बहुत सारी जगह यूज करें। लेकिन ये आया कहाँ से, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे हम इसमें बताएंगे कि ये हनी के अंदर ये केमिकल, ये कंटामिनेशन कहाँ से आया है। तो बात करते हैं, जो हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल यूज किए, उसकी वजह से हमने क्या खोया है। लॉसेस ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो सबसे पहला, एयर पोल्यूशन हमने बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि जो स्प्रे होता है खेत के अंदर, उसका कुछ ना कुछ अवयव, कुछ ना कुछ कंटेंट हमारे हवा में भी चला जाता है, हमारी हवा में घुल जाता है। तो एयर पोल्यूशन में भी इसने बढ़ावा दिया है फर्टिलाइजर और केमिकल ने। दूसरा, वाटर पोल्यूशन। जब हम खेत में इसको लगाते हैं तो पानी इन सब कंटेंट्स को लेके जमीन के अंदर जाता है, और जो हमारा अंदर पानी स्टोरेज है, हमारा जो जमीन में पानी है, उसको बाद में हम जब यूज करते किसी ना किसी माध्यम से, चाहे बोरवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, जब वो ग्राउंड वाटर हमारे पीने के लायक हम किसी सोर्स से लेते हैं, तो वो उसमें भी वाटर पोल्यूशन के माध्यम से हमें ये सब चीज वापस मिल रही है आज। और तीसरा है सॉइल पोल्यूशन। हमने अपनी मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है इस केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से। दोस्तों, ये केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही स्लो पॉइजनिंग है, धीमा जहर है। ये धीमा जहर क्या करता है हमारी बॉडी में, ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे एक एक पॉइंट को। देखिए, हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएंगे इन पोल्यूशन के। हेडक, फटीग, रेस्पिरेटरी इलनेस। मैंने बहुत सारे, देखिए 2014 से लेकर आज तक मैं लगभग 2.5 लाख 3 लाख किसानों से मिल चुका हूं। तो ये सारी समस्या जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मार्केट में कहीं ना कहीं किसान हमसे शेयर करता है कि किसी को अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया या खेत में लगाया तो उसको बहुत चक्कर से आने लगे, फटीग सा महसूस हुआ। रेस्पिरेटरी, फेफड़ों की दमा, अस्थमा, ब्रोनोकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस। मैं एक ऐसा अपने पास में एक गाँव जानता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट हैं उस गाँव में। इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर इलनेस, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, कैंसर का रिस्क, स्किन इरिटेशन, यानी कि स्किन का भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा। किसान एक मुझसे बात कर रहा था, एक दिन मैं किसी किसान के साथ बैठा था, तो उसने बताया कि जी मैं खेत में गया था, गन्ने खेत में कुछ मैंने दवाई लगाई थी, और दवाई लगाने के बाद क्या हुआ कि मेरे को इतना इचिंग हुआ, इतना खुजली हुआ बहुत ज्यादा, मैं तो फिर जाके अपने ट्वेल के चलते पानी में लेट गया 1 घंटे तक, तब जाके उसमें आराम पड़ा। तो इतना प्रॉब्लम ये हमारी हेल्थ के लिए क्रिएट करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, आपको शायद विश्वास ना हो, मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ट्रेन नंबर 339।
देखिए इस ट्रेन का नंबर है ये, लेकिन इसको नंबर से आज कोई नहीं जानता। ये भटिंडा पंजाब से चलती है और बीकानेर राजस्थान जाती है, ट्रेन नंबर 339। लेकिन आज इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं लोग। वहां जो लोकल के लोग हैं इसको कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक आपको दूंगा। भटिंडा पंजाब से बीकानेर जाने वाली, राजस्थान जाने वाली जो ट्रेन है 339 जिसका नंबर है, इसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको समझ आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरा एक स्टेट केरल, जिसे धरती का स्वर्ग बोला जाता है। कश्मीर के बाद अगर कहीं बोलते हैं स्वर्ग जैसी कोई जगह है तो आपका केरल है, क्योंकि इतना वहां एकदम ग्रीनरी है बहुत ज्यादा। लेकिन वहां भी बताया गया कि 1976 से लेकर 1976 से लेकर 2001 तक रेगुलरली थ्राइस एवरी ईयर, साल में 3 बार एंडोसल्फान का स्प्रे होता था। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है ये जहां की मैं बात कर रहा हूं, और 3 बार साल में स्प्रे होता था हवाई जहाज के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू। किस पे? काजू की खेती पे। काजू को कीट से बचाने के लिए, जो बीमारी आती है उससे बचाने के लिए 1976 से कंटिन्यूसली 2001 तक एंडोसल्फान का स्प्रे हुआ है, जिसके परिणाम बहुत भयंकर हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और वहां पे बहुत बड़ी मुहिम चलाने के बाद एंडोसल्फान को बैन किया गया। ये जो वीडियो का लिंक मैं आपको देने वाला हूं, इसी वीडियो में आपको ये केरल और पंजाब दोनों जगह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। उस वीडियो को भी आप पूरा देखें। तो बहुत ही खतरनाक केमिकल्स के बीच में हम जूझ रहे हैं आज। देखिए ये बहुत बड़ा एक स्लोगन है जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, पे द फार्मर नाउ, पे द फार्मर नाउ। या तो अच्छा खाना उगाने के लिए आज फार्मर को पे करो। मैं जर्नल जो हमारी आम जनता है मैं उससे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि जब हमारा किसान भाई जो हमारा सब्जी या कुछ भी चीज मंडी में या कहीं भी बाजार में बेच रहा होता है तो हम उसमें बार्गेनिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मॉल में जाते हैं ना तो आप वहां बार्गेनिंग नहीं करते। वहां उस पर टैग जो लगा हुआ है ना, उस प्राइस लिस्ट जो लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करके ले आते हैं। लेकिन जो किसान भाई हमारे इसको उगा रहे हैं, कोई भी फल है, सब्जी है, अनाज है, कुछ भी उगा रहे हैं, तो हम उसको खरीदने के लिए उसमें बार्गेनिंग करते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हम मैंने लिखा है पे द फार्मर नाउ। या तो आज किसान को पे कर दो अच्छा पैसा उसे अच्छा उगाने के लिए, या और पे फार्मा लेटर, या फिर तैयार रहो मेडिकल लॉबी को पैसा देने के लिए। पे फार्मा लेटर यानी कि दवाइयों में आपका पैसा खर्च होगा, ये 100% सत्य है। फिर भी बहुत लोग मिलते हैं मार्केट में, बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड महंगा है। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, जिन्होंने महानुभाव हैं ये, जो इन्होंने ऑर्गेनिक फूड के बारे में एक सेंटेंस बोला है, इफ यू थिंक ऑर्गेनिक फूड इज एक्सपेंसिव हैव यू प्राइस्ड कैंसर लेटरली। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक खाना बहुत महंगा है तो आप जल्द ही कैंसर के लिए खर्चा करेंगे। कैंसर पैदा कर रहे हैं अपने शरीर में, कैंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ऑर्गेनिक फूड महंगा है। उस ऑर्गेनिक महंगे फूड, अगर आपको लगता है महंगा फूड खा के अच्छे रह सकते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे सकते हैं, जिसमें बताया इन्होंने इफ यू थिंक ऑर्गेनिक फूड इज एक्सपेंसिव, अगर ऑर्गेनिक फूड आपको लगता है महंगा है, हैव यू प्राइस्ड कैंसर लेटरली, आप बहुत जल्द कैंसर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, या कैंसर की चपेट में आप आ सकते हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां इन केमिकल के खाने से बढ़ जाएंगी।